में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 और 4th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए दोस्तों। मेरा टारगेट है कि 1000 लाइक्स इस वीडियो को पक्का मिले। आप चाहे तो ये हो सकता है। भरपूर लाइक्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट हो तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए और भरपूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 4th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। कैन यू रिकॉल 1. व्हाट इज इकोसिस्टम, विच आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम मतलब एनवायरनमेंट में जो लेन देन होती है अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो लेन देन होती है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम दो बातों से बनती है, वो है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एग्जांपल है बायोटिक कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स। और अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, इनको कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विच आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशन। तो कंज्यूमर्स कौन से प्रकार के होते हैं ये पूछा है। कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, एपेक्स कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। वो कौन सी लेवल पर कंज्यूम कर रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल उनकी क्या है, उस लेवल पर मतलब उससे वो डिसाइड होता है कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है वगैरह। थर्ड, व्हाट मे बी द रिलेशनशिप बिटवीन लेक एंड बर्ड्स ऑन ट्री। तो क्या रिलेशन हो सकता है, बर्ड्स जो होते हैं वो लेक में जो कीड़े वगैरह होते हैं वो खाते हैं, लेक में जो फ्रॉग्स होते हैं, लेक में जो फिश होते हैं वो खाते हैं। तो मतलब बर्ड्स अपने फूड के लिए लेक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो साइड में जो ट्री होता है जहाँ पर बर्ड्स रहते हैं वो ट्री भी लेक से पानी लेता है, ठीक है। इस तरीके से बर्ड्स जो है लेक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इस तरीके से उनका रिलेशन होता है, ठीक है। और पानी पीने के लिए भी लेक वाटर यूज करते हैं बर्ड्स, ठीक है। फोर्थ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो क्या फर्क है, देखिए फूड चेन मतलब प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स वगैरह, उनके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं उनको, फिर उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स, ऐसे होते हैं। ये तो हो गया फूड चेन। उसके अलावा उनके बीच में भी इंटरेक्शंस होते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स में भी कई सारे वैरायटी होती है जो जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हुए हैं, या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स को स्किप करके। तो ये जो उससे एक कॉम्प्लेक्स वेब बन जाता है, जाला बन जाता है, उसे कहते हैं फूड वेब, ठीक है। नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर। 1. राइट द नेम एंड कैटेगरी ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट शोन इन पिक्चर। देखिए यहाँ पर पिक्चर में कुछ कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, तो उसके बारे में लिखने के लिए बोला है। देखिए, सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मदद से ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहेंगे हम, प्रोड्यूसर्स। फोटोसिंथेसिस ही एक प्रोसीजर है जिसकी मदद से सन की एनर्जी को फूड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। पृथ्वी पर हमारे पृथ्वी पर बस सन ही एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो वो एनर्जी जो है फूड में कन्वर्ट की जाती है प्लांट्स द्वारा, ग्रीन प्लांट्स द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा। तो इन्हें कहेंगे हम प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर प्लांट्स को खाता है तो उसे कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास हॉपर्स जैसे कीड़ों को फ्रॉग्स खाते हैं तो फ्रॉग हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग्स को
स्नेक्स खाते हैं, तो स्नेक हो गया टर्शरी कंज्यूमर। स्नेक्स को ईगल्स खाते हैं, गरुड़, ठीक है, गरुड़ खाते हैं, मतलब ईगल या फिर हॉक कह सकते हैं उन्हें, तो वो हो गया एपेक्स कंज्यूमर। और ये जब सभी मरते हैं, ग्रास हॉपर मरता है या फिर फ्रॉग मरता है या फिर स्नेक मरता है या फिर हॉक मरता है, तो उन सभी का डीकम्पोजिशन होता है। कौन करता है? वो फंगी, बैक्टीरिया वगैरह करते हैं, तो ये डीकम्पोजर्स हो गए, ठीक है। चलिए सेकेंड, व्हाट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस पिक्चर इनटू फूड वेब, व्हाई? तो देखिए इसमें इस पिक्चर, ये फूड चेन हो गई एक तरीके की, फूड साइकिल भी कह सकते हैं। तो इसको फूड वेब में कन्वर्ट करना है तो अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एक तरह का इंटरेक्शन दिखाना पड़ेगा, लेन देन दिखानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉग ग्रास हॉपर को खा रहा है और स्नेक फ्रॉग को खा रहा है, उसके बजाय स्नेक डायरेक्टली ग्रास हॉपर को भी खा सकता है। हॉक जो है वो स्नेक को खा रहा है, उसके बजाय हॉक जो है डायरेक्ट ग्रास हॉपर को खा सकता है, या फिर हॉक जो है डायरेक्ट फ्रॉग को भी खा सकता है। इससे मल्टीपल इंटरेक्शंस हो गए, तो ये एक फूड वेब में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मल्टीपल इंटरेक्शंस से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अभी आगे। इकोसिस्टम अ रिव्यू। Ecosystem is formed by biotic and abiotic factors and their interactions with each other। अभी हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम में कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स को बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, और उनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी या फिर एक दूसरे के साथ लेन देन मतलब इंटरैक्शंस होते रहते हैं। ईच फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूसर्स जो है वो सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। हर्बीवोर्स लाइक डियर, गोट्स, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स एटसेट्रा फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को, उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स, हर्ब्स को खाने वाले हर्बीवोर्स। तो डियर्स, गोट्स, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स वगैरह उनके ऊपर प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। प्रीडेटर्स लाइक लॉयन एंड टाइगर विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। देखिए अगर मतलब लॉयन और टाइगर जो होते हैं वो इनको खाते हैं, डियर, गोट, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स इनको खाते हैं। अगर समझ लीजिए लॉयंस और टाइगर्स नहीं होते तो डियर्स, गोट्स, हर्बीवोर्स जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी पॉपुलेशन काफी बढ़ जाती है और उनको ये जो प्लांट्स है वो कम पड़ जाते, ठीक है, और वो अल्टीमेटली भूखमरी से मर जाते। तो ऐसा डिजायरेबल नहीं है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन पर कंट्रोल रखने के लिए जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए, लॉयन एंड टाइगर, ठीक है, वो उनका ओवर पॉपुलेशन कम मतलब कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। A question may arise in our mind that whether the caterpillars found in nature, organisms present in filthy places, filthy मतलब गंदे places, filthy places, termites मतलब कीड़े मकोड़े, insects present in dung are really useful. However, those organisms are also important though they are dirty. देखिए ये जो है टर्माइट्स वगैरह, कैटरपिलर्स मतलब आया ज्याला म्हणतात, तो ये भी जरूरती होते हैं क्योंकि वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दीज फैक्टर्स प्रेजेंट अराउंड अस, हेंस वी शुड केयर फॉर दीज फैक्टर्स। तो हमें इन सभी फैक्टर्स की केयर करनी है। कोई भी एक फैक्टर अगर मिसिंग रहेगा तो इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा और उसका परिणाम हमारे ऊपर, इंसानों के ऊपर भी होगा। तो हमें ये जरूरत ही है कि सभी फैक्टर्स का बैलेंस बनाए रखें, हम किसी का भी फैक्टर बिगाड़ ना दे। तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे डिस्कस जीवो जीवस्य जीवनम, ये एक संस्कृत फ्रेज है। इसका मतलब है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म
डिपेंडेंट रहता है। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ होता है। मतलब जैसे फ्रॉग जो है ग्रास हॉपर को खाता है तब उसे जीवन प्राप्त होता है, मतलब वो जी सकता है। तभी ग्रास हॉपर जो है वो प्लांट्स को खाता है तभी वो जिंदा रह सकता है। तो इसका मतलब है जीवो जीवस्य जीवनम। ठीक है। कैन यू रिकॉल व्हिच आर द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड चेन? तो कौन से ट्रॉफिक लेवल्स है? देखिए, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो हो गए पहली ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फिर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे ग्रास हॉपर्स है, वो हो गए सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। फिर होते हैं फ्रॉग्स, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो हो गए थर्ड ट्रॉफिक लेवल। फिर टर्शरी कंज्यूमर्स की लेवल कौन सी होगी? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, एटसेट्रा। फिर एपेक्स जो है वो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। ऐसे वो बढ़ते जाएगा अगर होगा तो। व्हाट इज एनर्जी पिरामिड? एनर्जी पिरामिड मतलब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें प्रोड्यूसर्स से लेकर एपेक्स कंज्यूमर्स तक एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है, या फिर एनर्जी की क्वांटिटी कैसे, मतलब एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है वो दिखाया जाता है, उसे कहते हैं एनर्जी पिरामिड। ठीक है। अ बर्ड बिल्डिंग नेस्ट ऑन अ ट्री फीड अपॉन द फिशेस इन नियर बाय पॉन्ड, वेदर दिस बर्ड इज अ पार्ट ऑफ बोथ, दैट इज ट्री एज वेल एज पॉन्ड इकोसिस्टम। तो बर्ड इज अ पार्ट ऑफ बोथ इकोसिस्टम्स, दैट इज ट्री एंड पॉन्ड, क्योंकि वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। शेल्टर के लिए, रहने के लिए वो ट्री का प्रयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और खाने के लिए वो लेक या पॉन्ड का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो दोनों इसके ऊपर डिपेंडेंट है। कंप्लीट द चार्ट, फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस एंड डिस्प्ले कंप्लीटेड चार्ट इन क्लासरूम। तो देखिए, यहां पर इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम किन दो चीजों से बनती है? अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। तो यहां पर तो है अबायोटिक कंपोनेंट्स, तो यहां लिखना है आपको बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स। अभी आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स में। दो फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स। यहां पर लिखिए केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स कैसे होते हैं? जैसे एयर होते हैं, मतलब वो केमिकली चेंज नहीं करते, रिएक्शंस नहीं होते उसमें, बस सूखना, गीला होना, या फिर टेम्परेचर चेंज होना, या फिर सॉलिड का लिक्विड हो जाना, लिक्विड का वेपर हो जाना, या फिर वेपर का फिर से लिक्विड हो जाना, ये ऐसे फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस नहीं होते। तो एयर, वाटर वेपर, मिनरल्स, सॉइल, सनलाइट एटसेट्रा। ठीक है। और केमिकल फैक्टर्स में क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स आते हैं, अलग अलग मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स दोनों इसमें आता है क्योंकि मिनरल्स जो है वो इसमें केमिकली चेंज किए जाते हैं, फॉर्मूला बदला जाता है उनका, उनके रिएक्शंस करवाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो फूड लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको पचाया जाता है, कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस की उनके साथ रिएक्शंस होती है। ठीक है। तो वो फिर उसके बाद इनमें भी दो तरह के हैं केमिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है। ये है इनऑर्गेनिक और यहां लिखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मैंने आपको पिछले एक चैप्टर सिखाते समय आपको बोला था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किन्हें कहा जाता है? जिनमें कार्बन, जो सब्सटेंसेस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन एलिमेंट्स से बनते हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाकी सब्सटेंसेस को कहते हैं। ये तीनों साथ में होने चाहिए, कार्बन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तभी उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहा जा सकता है। ठीक है। तो उसमें क्या आता है? प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं। ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे हो गए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है। अभी इधर देखते हैं बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। उसमें क्या है? ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, और
हीटरोट्रॉपिक मतलब जो फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें कहते हैं हीटरोट्रॉपिक। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मतलब प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स, यहां पर लिखिए प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, फिर हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं एनिमल्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, एनिमल्स में क्या आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, यहां लिखिए प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सॉरी आई एम सॉरी, एनिमल्स में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। यहां पर डिकम्पोजर्स में आते हैं बैक्टीरिया, फंगी वगैरह। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैडी इज कल्टीवेट, पैडी मतलब राइस के प्लांट्स को कहते हैं पैडी, राइस फील्ड्स, राइस फार्म्स। पैडी इज कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में राइस काफी मतलब फार्म्स होते हैं राइस के। पैडी फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रास हॉपर्स, तो पैडी फील्ड्स के ऊपर काफी बार ग्रास हॉपर्स का अटैक होता है। सिमिलरली frogs are also present in large number in the mud of paddy fields to feed upon grasshoppers, and snakes are also present therein to feed upon their favorite food, that is frogs. However, if frog population declines all of sudden, देखिए पैडी फील्ड में मतलब कई बार अटैक किया जाता है उनके ऊपर ग्रास हॉपर्स द्वारा। ग्रास हॉपर्स को खाने आते हैं फ्रॉग्स, और फ्रॉग्स को खाने आते हैं कौन, स्नेक्स। तो अगर समझ लीजिए उन्होंने पूछा है कि अगर फ्रॉग्स की पॉपुलेशन अचानक से कम हो जाती है, कोई रोग आता है उनके ऊपर, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, क्वेश्चंस पूछे हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप, तो उसका पैडी क्रॉप पर क्या परिणाम होगा अगर फ्रॉग्स की संख्या कम हो जाती है तो क्या होगा। देखिए फ्रॉग्स की संख्या कम हो रही है मतलब ग्रास हॉपर्स को खुली छूट मिल गई, ग्रास हॉपर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो सारे ग्रास हॉपर्स जो है वो सारी पैडी फील्ड को खा जाएंगे, इससे किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रास हॉपर्स की संख्या, ग्रास हॉपर्स विल ओवर पॉपुलेट एंड दे विल कंप्लीटली फीड अपॉन पैडी फील्ड्स। ठीक है, सेकेंड, नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज, किनकी संख्या कम होगी और किनकी संख्या बढ़ेगी, ये पूछा है। तो देखिए फ्रॉग्स की संख्या कम हो रही है, फ्रॉग्स क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। ठीक है, फ्रॉग्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स की संख्या कम हो रही है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है कौन, ग्रास हॉपर्स, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन टर्शरी कंज्यूमर कौन है, स्नेक्स, तो टर्शरी कंज्यूमर को खाने को तो कुछ नहीं रहा, फ्रॉग सारे मर गए, तो उनकी संख्या कम हो जाएगी, टर्शरी कंज्यूमर्स की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट विल बी ओवरऑल इफेक्ट ऑन दैट इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम पर क्या परिणाम होगा, इकोसिस्टम विल गेट डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि फ्रॉग्स की पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन हो जाती है तो स्नेक्स की भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उससे जैसे रोडेंट्स होते हैं, रैट्स वगैरह होते हैं, उनकी संख्या भी काफी बढ़ जाएगी, ग्रास हॉपर्स की संख्या भी काफी बढ़ जाएगी, पैडी फील्ड पूरा नष्ट हो जाएगा, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इकोसिस्टम जो है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट, कैन यू टेल व्हाट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब क्या, एनवायरमेंट मतलब एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सहवास में, आजू बाजू में जो कुछ भी होता है उसे कहते हैं एनवायरमेंट, वातावरण, पर्यावरण। ठीक है, सेकेंड, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है, फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, ठीक है, सारे नेचुरल फैक्टर्स जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंड में है, अराउंड है, उन्हें इंक्लूड किया जाता है।
Relationship between environment and ecosystem. Environment is a broad concept. Physical, chemical and biological factors affecting the living organism in any possible way is collectively called as environment. तो जो भी फिजिकल फैक्टर्स है, केमिकल फैक्टर्स है या बायोलॉजिकल फैक्टर्स है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फर्क डालने वाले, उन सभी को कहते हैं एनवायरनमेंट. इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग. तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में क्या कंडीशन है जो उसके लाइफ पर परिणाम कर रही है, उसे कहते हैं एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स. कई सारे नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल फैक्टर्स भी है. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. वन इज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अदर इज आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट. दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं. एक है नेचुरल एनवायरनमेंट जो नेचर बनाता है वो, और एक है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो इंसान के दखल अंदाजी के द्वारा बनाया जाता है वो. नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा. कंटिन्यूअस इंटरैक्शंस ऑकर बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. तो एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स में हमेशा इंटरैक्शन होते रहता है, लेन देन होती रहती है. Their interactions are very important. Artificial environment is also affecting the natural environment directly or indirectly. Artificial environment मतलब इंसानों की, मनुष्यों की जो दखल अंदाजी है उनके कारण भी environment में, natural environment में काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फर्क पड़ता रहता है. Basically, environment consists of two basic factors. One, biotic factors. Second, abiotic factors. ये हमने देखा है. The science that deals with the study of interactions between biotic and abiotic factors of the environment is called ecology. मतलब जो स्टडी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में लेन देन जो होता है, इंटरेक्शन जो होता है, उसे स्टडी करता है, उसे कहते हैं इकोलॉजी. लॉजी या फिर ऑलॉजी, ऑजी या लॉजी मतलब स्टडी, ये याद रखिए. बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी. बेसिक functional unit used to study the ecology is called ecosystem. तो जो सबसे बेसिक यूनिट यूज किया जा रहा है स्टडी करने के लिए, सिलेक्ट किया गया है, उसे कहते हैं इकोसिस्टम. Environment consists of many ecosystems. We have studied some ecosystems in earlier classes. A small pond is an ecosystem whereas Earth is the largest ecosystem. एक छोटा सा पॉन्ड भी अगर साइंटिस्ट अपने स्टडी के लिए कंसिडर करते हैं कि उसमें क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं पानी के साथ, उसमें जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके साथ, तो वो एक छोटी इकोसिस्टम हो गई. ऑन द अदर हैंड अर्थ हो गई, पूरी कंसिडर कर रहे हैं स्टडी के लिए, तो वो एक सबसे बड़ी इकोसिस्टम हो गई. क्योंकि अभी तक तो हमें एलियंस की खोज नहीं हुई है, तो लिविंग थिंग्स ऐसा माना जाता है कि सिर्फ अर्थ पर है, इसलिए ये कंसिडर किया जाता है कि अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम वी नो. इन ब्रीफ, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया and their interactions collectively constitute the ecosystem. Which cycles are operated in environment? What is their importance? तो इसका आंसर है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं. आगे आपको आएगा वो. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर ऑपरेटेड इन एनवायरनमेंट. उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, गैसियस साइकिल्स और सेडिमेंट्री साइकिल्स. तो गैसियस साइकिल्स में जैसे नाइट्रोजन साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल, जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स लेते हैं, फिर उसके बाद वो स्टोर करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा रिएक्ट करके वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. तो इस तरीके से ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है वो ऑक्सीजन साइकिल में बताया जाता है. नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन का बैलेंस बताया जाता है. फिर होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स, जैसे फॉस्फोरस साइकिल, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉस्फोरस कहाँ से लेते हैं और एनवायरनमेंट में फिर से वापस कैसे छोड़ देते हैं अर्थ के ऊपर, वो फॉस्फोरस साइकिल में होता है वगैरह. तो ये आपको आगे है. एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड थ्रू कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ various natural cycles like water cycle, carbon cycle, gaseous cycles like nitrogen cycle, oxygen cycle, etc. Environmental balance is also maintained due to various food chains of ecosystem. Human existence is totally impossible without the existence of nature. देखिए नेचर के बिना
हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रह सकता है। मनुष्य जो है वो नेचर के बिना नहीं रह सकता, ना ही नेचर के खिलाफ जाकर रह सकता है। Hence, it is basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing its balance. तो नेचर का बैलेंस ना बिगाड़ देना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। It is said that we have got this earth planet on lease from our future generations and not as an ancestral property from our ancestors. पहले ये माना जाता था कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो हमारे पूरा मतलब पूर्वजों से हमें मिली है एज ए प्रॉपर्टी। तो ऐश जितना चाहे ऐश आराम करो, जितना चाहे वह कोई परवाह नहीं, कैसे भी खर्च करो, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि पृथ्वी जो है वो हमारे भविष्य के जनरेशन्स द्वारा हमें लीज पर मिली है, मतलब हमें किराए पर मिली है। वो हमें सुरक्षित रीत्या हमें वो यूज करके वो हमें जैसे कि वैसे अच्छी हालत में हमारे फ्यूचर जनरेशंस को सौंपनी है। ठीक है। Hence, we should not forget to conserve it for ourselves and for future generations. तो हमें वो अच्छी तरीके से कंजर्व करके, प्रिजर्व करके उनको अच्छी हालत में सौंपनी है फ्यूचर जनरेशंस को। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। Which factors affect the environment? How? देखिए, कई सारे फैक्टर्स एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। वो चाहे वो नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड भी हो सकते हैं। जैसे नेचुरल कैसे हो सकता है, जैसे भूकंप आ गया, नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, अचानक से वेदर बदल गया, तो उससे भी एनवायरनमेंट बदल सकता है। और आर्टिफिशियल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हम पोल्यूशन करते हैं, अर्बनाइजेशन होता है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, या फिर हम हंटिंग करते हैं एनिमल्स का, जो कि बुरी बात है, या फिर डैम्स बनाते हैं, उसके कारण नदियों का रुकावट बन जाती है और आगे की नदी रुक जाती है, उसके कारण वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लाइफ पर भी परिणाम होता है। तो इससे एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ता है। तो वो फैक्टर्स आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन एनवायरनमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली? अगर कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ती गई तो क्या होगा? तो मतलब फूड प्रोड्यूसर्स की कमी हो जाएगी। ठीक है। कंज्यूमर्स अगर बढ़ते गए तो प्रोड्यूसर्स कम पड़ जाएंगे, खाना कम पड़ जाएगा। ठीक है। तो इसके कारण, भूखमरी के कारण कंज्यूमर्स की संख्या भी धीरे धीरे कम होते जाएगी। थर्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड ऑन रिवर बैंक ऑन द रिवर इकोसिस्टम? अगर रिवर बैंक पर कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो गई, कोई कारखाना बन गया और वो अपने वेस्ट जो है केमिकल्स वो छोड़ रहा है रिवर्स में, तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम होगा। रिवर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे फिश वगैरह है, उनको उसका पॉइजनस इफेक्ट भी हो सकता है और वो मर भी सकते हैं पूरी। और वही रिवर का पानी जब इंसानों को, मनुष्यों को जब नल के पानी के द्वारा आएगा, तब उनके हेल्थ के ऊपर भी बुरे परिणाम हो सकते हैं। ठीक है। When some natural factors of environment and some artificial polluted factors harm the environment, it creates imbalance between various factors of the environment and ultimately affects the existence of biotic factors. Observe the environment around you, complete the following flow chart. तो ये फ्लो चार्ट पूरा करना है। ठीक है। तो ये कुछ नहीं, अभी मैंने बताया था नेचुरल फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। नेचुरल फैक्टर्स बताने हैं, जैसे वेदर बदलता है, या फिर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, या फिर अर्थक्वेक्स होते हैं। ये हो गए नेचुरल फैक्टर्स जिनसे एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ता है। और मैन मेड फैक्टर्स है डिफॉरेस्टेशन, या फिर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जिसे कहते हैं, या फिर हंटिंग होता है, या फिर पोल्यूशन। ठीक है। या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? The earth is sufficient to satisfy everyone's need, but not the greed. आज जिस दिन मैं वीडियो ये बना रहा हूं उस दिन गांधी जी की जयंती है, 2 अक्टूबर है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे है। तो महात्मा गांधी जी का एक कोट यहाँ पर दिया है, बहुत ही अच्छा कोट है वो। द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीबडीज नीड बट नॉट द ग्रीड। मतलब हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती माँ है,
वो हर किसी की ज़रूरत पूरी कर सकती है, लेकिन हर किसी की जो मतलब ग्रीड है, लालच है, वो नहीं पूरी कर सकती। अगर आप लालची बनेंगे तो आपको हर चीज़ कम पड़ जाएगी। अगर आप सिर्फ ज़रूरती चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, ठीक है, और दूसरों की भी चीज़ें पूरी हो जाएगी। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि लालची ना बने। At present, many environmental problems have been arisen due to effect of various natural and artificial factors on the earth. Environmental pollution is one of those main factors. Pollution काफी बढ़ गया है इन दिनों। Generally, contamination of any material is its pollution. मतलब जो नेचुरल अवस्था में होता है कोई भी पदार्थ, उसमें अगर दूसरी चीज मिक्स हो जाती है जो जनरली हार्मफुल होती है तो उसे कहते हैं पोल्यूशन। अननेसेसरी and unacceptable change in the surrounding environment due to natural events or human activities is called environmental pollution, that is direct or indirect changes in physical, chemical and biological properties of air, water and soil which will be harmful to human and other living beings is environmental pollution। ये environmental pollution की डेफिनेशन है। मतलब वो चेंजेस डायरेक्ट हो सकते हैं या इनडायरेक्ट हो सकते हैं। किसमें? फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, केमिकल चेंजेस हो सकते हैं और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, एयर की, वाटर की, सॉइल की, ठीक है, तो उसे कहते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन। वेरियस रीजंस लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आज ये सभी फैक्टर्स हमारे दुनिया में बहुत ही तेजी से हो रहे हैं। मतलब हमारे दुनिया में बहुत ज़्यादा तेजी से पोल्यूशन हो रहा है। देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो रहा है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेजी से हो रहा है, उसके कारण भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका बेशुमार यूज, मतलब कोई लिमिट नहीं उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर मर्यादा नहीं है, उसका यूज करते जाना। डिफॉरेस्टेशन, घर बनाने के लिए, शहर बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए, अपनी उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, फर्नीचर, घर बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन करना। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, मतलब कहाँ पर नदी है, कहाँ पर क्या है, कुछ विचार किए बिना कहीं पर भी शहर बसाए देना, वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैन यू रिकॉल विच आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन? कौन से तरह के पोल्यूशन होते हैं, कौन से होते हैं? मेनली जैसे नॉइज पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन, या फिर वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। आजकल तो लाइट पोल्यूशन भी होने लगा है, मतलब जरूरत से ज्यादा लाइट यूज करना, उससे हमारी आंखों के ऊपर भी परिणाम होता है, उसे कहते हैं लाइट पोल्यूशन, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी मीन बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोल्यूशन? तो जो नेचुरल सोर्सेज से पोल्यूशन होता है, जैसे अर्थक्वेक द्वारा या फिर वोल्केनोस द्वारा, उसे कहते हैं नेचुरल पोल्यूशन। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड फैक्टर्स द्वारा जो होता है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पोल्यूशन। जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, कई सारे कारखानों में से पोल्यूटेड मतलब गंदा पानी, गंदा धुआं निकाला जाता है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पोल्यूशन। पोल्यूशन इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस लाइक दैट ऑफ एयर, वाटर, साउंड, सॉइल, थर्मल, लाइट। थर्मल मतलब हीट का पोल्यूशन, टेम्परेचर कम ज्यादा होना। लाइट पोल्यूशन, प्रकाश का पोल्यूशन, शहरों के पास बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, उसके कारण जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, मतलब उनका जो नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, हमारा भी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है। मतलब जब अंधेरा होता है तब हमारे अंदर ऐसे हार्मोन सीक्रेट किए जाता है जिससे हमें नींद आ जाए वगैरह। अगर लाइट चालू रही 24 घंटा तो हमारे वो स्लीप ब्रिंगिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसके कारण स्लीपलेसनेस होता है, ठीक है। इसे कहते हैं लाइट पोल्यूशन। ये परिणाम है लाइट पोल्यूशन के, ऐसे ऑकर होते हैं, ऑकर अराउंड अस। अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ऑल दीज इज एन
is on existence of all the living organisms and out of this environmental conservation has become the need of an hour। तो ये हम बहुत ही इमरजेंसी है एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करना, पेड़ लगाना, पोल्यूशन ना करना, ये बहुत ही हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। कचरा कहीं पर भी ना डालना। अगर आपके पास कोई कचरा निर्मित होता है, मतलब आप सड़क पर जा रहे हो और आसपास आपके पास आपने कोई चॉकलेट खा लिया और आपके पास कोई डस्टबिन नहीं दिख रही है, तो वो चॉकलेट का रैपर जो है वो अपने पास ही रखिए और जब आपको डस्टबिन दिखे तभी उस डस्टबिन में डालें। नहीं तो आप उस फॉरेन में सभी लोग इसका पूरी तरीके से पालन करते हैं, तभी उनका देश इतना स्वच्छ होते हैं। लेकिन हमारे देश में सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ लोगों की भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी। अगर लोग ही कचरा ही नहीं करेंगे लोग, तो मतलब सरकार के ऊपर काफी कम जिम्मेदारी पड़ेगी वो साफ करने की। ठीक है, वी हैव स्टडीड एयर पोल्यूशन, कंप्लीट द चार्ट। We have studied air pollution, water pollution and soil pollution in detail in earlier classes. Based on that, complete the following chart. तो ये चार्ट कंप्लीट करना है। देखिए यहां पर 3 तरह के पोल्यूशंस दिए गए हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो पहला है कंपोनेंट्स, किन कंपोनेंट्स द्वारा वो पोल्यूशन होता है। उसके बाद सोर्सेस, उनके सोर्सेस क्या है। फिर है इफेक्ट, उनका परिणाम क्या होता है। फिर है कंट्रोल मेजर, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय है। पहला है एयर पोल्यूशन। कंपोनेंट्स कौन से हैं, गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अलग अलग, सल्फर, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड्स वगैरह। सॉलिड भी होते हैं जैसे डस्ट, ऐश, राख, मतलब कार्बन, लेड, एस्बेस्टॉस वगैरह। उसके सोर्सेस क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज, मेनली कारखाने, केमिकल इंडस्ट्रीज जो धुआं छोड़ते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जो धुआं छोड़ते हैं, ऑयल रिफाइनरीज, थर्मल पावर स्टेशंस, मतलब जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं हीट का इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो, फिर डायनामाइट्स वगैरह, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उनसे भी काफी पोल्यूशन होता है, सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज से। इफेक्ट, परिणाम क्या होता है। देखिए इंसानों को एयर पोल्यूशन के कारण कई सारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के डिसीजेस होते हैं, ब्रोंकाइटिस वगैरह डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एनिमल्स में भी ऐसे डिसीजेस हो सकते हैं, लंग्स का कैंसर भी हो सकता है, फिर एसिड रेन हो सकता है, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैसेस का टेम्परेचर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, उनके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, पोलर आइस मेल्टिंग हो रही है, उनके कारण सी लेवल भी बढ़ रही है, उनके कारण जो समुद्र किनारे के जो शहर है वो डूबने की आशंका बढ़ रही है। कंट्रोल मेजर्स, तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। टॉल चिमनीज होनी चाहिए, ऊंची चिमनीज होनी चाहिए जो बहुत ऊंचाई पर गैसेस जो है वो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ऐसी मेथड अपनानी चाहिए जिससे कम से कम पोल्यूशन हो जाए। ठीक है, कम से कम पोल्यूशन होना चाहिए। फिर है वाटर पोल्यूशन। देखिए वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, जैसे पेस्टिसाइड्स खेती के दौरान हम मारते हैं, उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह, वीडिसाइड्स, वो उसमें चला जाता है, उसके कारण वो प्राणी, उसमें जो एनिमल्स, प्लांट्स है पानी पॉन्ड में या रिवर में, वो मर सकते हैं। फिर सीवेज वाटर भी होता है, ठीक है, ड्रेनेज का पानी। फिर डस्ट होती है, फ्लोटिंग पार्टिकल्स, और कारखानों में से जो मेटल पार्टिकल्स वगैरह छोड़े जाते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी छोड़े जाते हैं कई बार, उनसे भी पोल्यूशन होता है। ठीक है, सोर्सेस, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब जो घर से छोड़ा जाता है, सीवेज, केमिकल्स डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एटसेट्रा। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो क्या इफेक्ट्स होते हैं, एपिडेमिक्स हो सकते हैं, जैसे डायरिया वगैरह हो सकता है इंसानों में, या फिर पॉइजनस पानी पीने के कारण एनिमल्स मर सकते हैं, कैटल वगैरह, या फिर जो पानी में रह रहे फिश वगैरह वो भी मर सकते हैं। ठीक है,
इससे उन जो प्लांट्स है वो भी मर सकते हैं, ठीक है, इससे उनकी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकती है। कंट्रोल मेजर, क्या कंट्रोल मेजर हो सकते हैं? तो स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। इंडस्ट्रीज ने पॉइजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो रिवर में नहीं छोड़ने चाहिए, इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, ठीक है, वाटर बॉडीज में नहीं छोड़ने चाहिए। उसके बाद है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन कैसे होते हैं? जैसे फील्ड में हम इंसेक्टिसाइड्स वगैरह छोड़ते हैं, पेस्टिसाइड्स छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के कारण, एक ही केमिकल का फर्टिलाइजर यूज़ करने के कारण, बस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के कारण बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाता है, उससे भी सॉइल इनफर्टाइल हो सकती है। बाकी टॉक्सिक मटेरियल्स मिक्स हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स मिक्स हो सकते हैं, उसके कारण भी सॉइल सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। वो कहाँ से हो सकता है? इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज भी कई बार छोड़ देती है, हाउस होल्ड टॉक्सिक मटेरियल्स भी छोड़े जाते हैं। फिर ई वेस्ट, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, सीडीज होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, जो पुराने मोबाइल फोन्स होते हैं, पुराने कंप्यूटर वगैरह होते हैं, वो हम बिना सोचे कहीं पर भी फेंक देते हैं। उससे काफ़ी सीडीज होते हैं, कैसेट्स होते हैं, पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है, वो सारे कहीं पर भी फेंकने से सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, परिणाम क्या होता है? सॉइल इरोजन, मतलब इनफर्टाइल लैंड हो जाती है, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एटसेट्रा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? रिसाइकलिंग करना चाहिए। जो ई वेस्ट है, ई कचरा जो है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है, वो रिसाइकल करना चाहिए, वो इंडस्ट्रीज में देना चाहिए, जहाँ पर रिसाइकलिंग प्लांट्स होते हैं वहीं पर डालना चाहिए, नहीं है तो वो घर पर जमा करके रखना चाहिए। और जब भी हमें वो मिले, कई बार ऐसे ऑफर्स होते हैं मॉल्स में वगैरह कि आप हमें वो पुराना मोबाइल दीजिए और नया मोबाइल पर 500 रुपये की ऑफ पाइए वगैरह, तो ऐसी जगह पर मोबाइल हमारा देना चाहिए, वो उसका प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं। तो ऐसे करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, कहीं पर भी फेंक नहीं देना चाहिए, ठीक है, इससे सॉइल पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, डू यू नो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन? ये तो बहुत ही हार्मफुल पोल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैन ऑकर ड्यू टू टू रीजंस एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। Ultraviolet and infrared radiations are natural radiations, whereas X-rays and radiations from atomic energy plants are artificial radiations. देखिए, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स में या फिर एक्सरेज द्वारा रेडिएशंस छोड़े जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज तो सोलर सन द्वारा ही छोड़े जाते हैं। तो ये जो है नेचुरल रिसोर्सेस है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के, और ये जो है आर्टिफिशियल रिसोर्सेस, आर्टिफिशियल सोर्सेस है। एक्स रेज जब निकालते हैं हम, या फिर जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब अगर फोड़ा जाता है कहीं पर, न्यूक्लियर टेस्ट करवाई जाती है, तो उसके कारण भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। चेरनोबिल नाम का रशिया में एक प्लांट था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हुआ था। विंड स्केल, 3 माइल्स आइलैंड मिसहैप्स, ये ऐसे एक्सीडेंट्स हुए थे। फुकुशिमा का भी आपको पता होगा, फुकुशिमा जापान में जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, तो वहाँ पर सुनामी आ गई थी, वहाँ पर भूकंप हो गया था, उसके कारण भी काफ़ी सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल गया था। आर द मेजर मिसहैप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट, thousands of people have been affected for long term due to these accidents. Some of the effects of radiations are as follows. तो उसके क्या परिणाम होते हैं इंसानों पर? Cancerous ulcerations ulceration occurs due to higher radiations of X-rays. ज़्यादा एक्सरेज को एक्सपोजर हो जाता है तो उसके कारण कैंसर डेवलप हो सकता है। टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड, हमारे कई सारे टिश्यूज, सेल्स मर जाते हैं बॉडी में, वो हार्मफुल होता है, वो सह नहीं पाते। जेनेटिक चेंजेस ऑकर, म्यूटेशन हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं जो कई सारे पीढ़ियों तक आगे चलते रहते हैं। जापान में जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने, तो आज तक वो जापान की पीढ़ियां, कई सारी जापान के बच्चे जो है जेनेटिकली म्यूटेंट्स पैदा होते हैं। विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड, नज़र पर कई सारा परिणाम होता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यही तक, आगे वाला अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भरपूर लाइक ठोकिए दोस्तों, 1000 लाइक्स का टारगेट है मेरा, प्लीज़ लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल मेट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ
आप अपने प्लेइंग मेट्स के साथ सभी को ये वीडियोस लिंक्स शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भरपूर कमेंट्स कीजिए अगर कुछ डाउट्स है तो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले व्यूअर और वॉचर आप ही रहे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, आपका दिन शुभ रहे।